जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आप बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट लगते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आदमी हैं। आपकी इस तरफ आमद कैसे हुई? आपकी शुरुआत कहाँ से? इस तरफ आना ऐसे हुआ कि शौक था बचपन से ही, बहुत सी चीजें ट्राई की। सिंगर बनने का भी शौक था, जब उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सके तो फिर एक्टिंग का शौक हो गया, तो उसमें थोड़े मिसहैप्स हुए एक दो। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की, कोई 200-250 के करीब वीडियोस बनाई, जो मिल गया वो बना दिया। उसमें से कोई वीडियो नहीं चली। रमजान के दिन चल रहे थे, सहरी के बाद हम ऐसे ही बैठे हुए थे। जो मेरे पास था उस टाइम पे वो 20-25 हजार वाला मेरे पास मोबाइल था। हमने अपने हिसाब से जो जो शॉर्ट्स लेने थे वो अपने हिसाब से उसको का फूड को ऐसे करो ऐसे करो। वो पहली वीडियो थी, उसकी एडिटिंग करने में भी हमें एक दिन लगा था। और टिकटॉक मेरे पास था नहीं, मतलब मैंने डाउनलोड नहीं, मैं देखता नहीं था टिकटॉक, तो मैंने प्रॉपर उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करके मैंने टिकटॉक पे पहली वीडियो अपलोड कर दी। वो वेरी नेक्स्ट डे उस पे 1.4 मिलियन व्यूज आ गए। हम ओवरनाइट स्टार बन गए। बहुत सारे लोग, जारी बात है कि जब आपकी वीडियो लगती है तो मेरे जैसा बंदा भी किस्म का वो कहता है कि नहीं यार, ये ज़ीशान मकबूल ने वीडियो बनाई है, इसमें अब फूड में भी अच्छा होगा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपने कहा, मेरे जैसा आम आदमी चला गया, तो वहाँ पे वो एम्बियंस नहीं है, वहाँ पे वो एक किस्म की मैनेजमेंट नहीं है, वो चीजें वहाँ पे नहीं मिलती। तो यहाँ पर गलती किसकी है? शुरू में तो ऐसा भी था कि हमने आज किसी की वीडियो लगाई है, हमने फिर इस चीज को देखा कि जो हमें वो दे रहे हैं वो डिफरेंट है, जो बाद में आवाम को दिया जा रहा है वो डिफरेंट है। फिर हमने ये कि सीक्रेटली दोबारा से जाके उन चीजों को ट्राई करना शुरू किया कि यार ये वाकई वो चीज जो हमें देते थे वो ये लोगों को भी दे रहे हैं। हमने फिर उन चीजों को छोड़ दिया। हमने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने बना लिए कि इस स्टैंडर्ड पे हम काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। कल कला को मेरी जात के ऊपर ये बात है कि भाई ज़ीशान मकबूल ने कहा था और हम चले गए, हमारी तबीयत खराब होगी। बेसिकली हमने ये देखा है कि जो नए रेस्टोरेंट आते हैं ऑलमोस्ट 6 महीने तो वो अपनी चीजों पे बड़ा काम कर रहे होते हैं। जैसे ही बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है या कुछ आता है तो वो चीजें चेंज करना शुरू कर देते। अगर उन्होंने पहले शेफ हायर किया हुआ था अच्छे वाला, 2 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, बाद में वो शेफ लोकल उठा लेते हैं 50,000 वाला। ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। ऐसे कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी नजर में इतने परसेंटेज है कि उन्होंने आज तक अपना स्टेटस या स्टैंडर्ड मेंटेन रखा? ओनली 10%, 90% जो है वो अपने स्टैंडर्ड को लूज कर देते हैं। ये जो आपने कहा ना कि 10%, तो हम भी इसके ऊपर ना प्राइड ऑफ फैसलाबाद के बाकायदा तौर पर हम इस पे एंट्री ये करने लगे कि हम हर साल एक बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर पूरे फैसलाबाद को बताएंगे कि ये क्वालिटी के एतबार से, फूड के, एम्बियंस के, और उसके साथ साथ ये अपने स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज नहीं करते। तो कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि यार उनको कहा जा सकता है कि यार ये बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर? जो बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर है वो तो आप समझे 1-2% है। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा शहर फैसलाबाद जो है ये भी अब खानों का दिलदाता हो चुका है, और इस वक्त जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री फैसलाबाद में पैसा कमा रही है या जो ग्रूम कर रही है वो इस वक्त फूड इंडस्ट्री है। और यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर नए से नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और नई से नई फूड चेन्स यहाँ पे मुतारिफ हो रही हैं। इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे हमारी जो ऑडियंस है वो क्योंकि हमारे पॉलिटिकल शोज होते हैं, हमारे इसके अलावा वकला के प्रोग्राम्स होते हैं, तो आज खुसूसी तौर पर हमने इस इंडस्ट्री की जो सबसे ज्यादा अच्छी नुमाइंदगी इस वक्त फैसलाबाद में कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़े फूड व्लॉगर हैं। आप सब ने इनको बहुत मरतबा देखा होगा, और जहाँ पर भी अच्छा एम्बियंस या अच्छा फूड या अच्छी वहाँ पे जो सिटिंग मिलती है तो ये सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं, और वो जो एक किस्म का ब्रांड या होटल होता है या रेस्टोरेंट होता है तो उसको प्रमोट करने में सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा किरदार जो है इन्हीं का होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मकबूल साहब, बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर हैं, और मेरी ये कोशिश होती है कि इंतहाई क्वालिटी वाला बंदा जो आपके सामने लाया जाए। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब, आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आप बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट लगते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आदमी हैं। तो ये आपकी इस तरफ आमद कैसे हुई? इस तरफ हम जाएंगे और कैसे फूड ब्लॉगिंग करते हैं जी, लेकिन आपकी शुरुआत कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी फैसलाबाद का ही रहने वाला हूँ, गुलाम मोहम्मदाबाद का। तो इस तरफ आना ऐसे हुआ कि शौक था बचपन से ही, कुछ अच्छा करने का, कुछ मुनफरिद करने का, कुछ डिफरेंट करने का। बहुत सी चीज़ें ट्राई की। किसी दौर में तो सिंगर बनने का भी शौक था। अच्छा, नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ जी। तो उसके लिए प्रॉपर मैंने सीखा भी है जी, ऑलमोस्ट 3 साल।
तो उसके बाद जब उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सके तो फिर एक्टिंग का शौक हो गया। जब यूनिवर्सिटी टाइम था तो वो एक टाइम होता है ना जी, जब शौक होता है कि जी थोड़ा मम्मी डैडी लगने का, बब्बू लगने का, वो एक टाइम होता है। तो उस टाइम पे फिर एक्टिंग के लिए ट्राई किया, उसके लिए ऑडिशंस भी दिए मैंने लाहौर जाके 2-3 मरतबा। तो वो भी फील्ड थोड़ी मुझे पसंद नहीं आई, तो उसमें थोड़े मिसहैप्स हुए 1-2। फिर मैंने सोचा कि यार आगे तो आना है, लेकिन वो अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। तो फिर मैंने अपने जो खानदानी बिजनेस है उसी को ज्वाइन किया वालिद साहब के साथ। तो वो करते करते फिर कोरोना आ गया। कोरोना में हमने बिजनेस चेंज किया, वो किया 2-3 साल, और उसके बाद फिर और एक और बिजनेस मैंने किया, वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो वो ऑलमोस्ट कोई मैंने 1 साल की है, कोई 200-250 के करीब वीडियोस बनाई है। वो कौन सा कंटेंट था? वो डेली व्लॉगिंग का। अच्छा, हाँ, कोई जो चीज नजर आ जाए, जो नजर आ गई, मतलब कोई इवेंट आ गया, यूनिवर्सिटी का इवेंट आ गया, कहीं गांव में चले गए, वहां भी कुछ बनाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे करना शुरू, जो मिल गया वो बना दिया। फैमिली व्लॉगिंग नहीं की, मतलब डेली व्लॉगिंग हमने स्टार्ट कर दी। तो वो हमने कोई 1-1.5 साल की, उसमें से कोई वीडियो नहीं चली हमारी। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि यार आजकल जो ट्रेंड है ना, ये फूड का ट्रेंड आ गया है, और लॉन्ग वीडियोस का ट्रेंड खत्म हो गया, अब शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड आ गया। तो ऐसे ही बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा एक कज़न है, वो मुझे कहता है, शान भाई हम ना ये फूड वाली वीडियो बनाते हैं, और हम इसको ना रील स्टाइल में बनाते हैं। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, बनाते हैं। ऐसे ही बस बंदा जैसे कोई आइडिया डिस्कस कर रहा होता है बैठ के। तो मैंने कहा यार इसको ना अभी करते हैं। वो रमजान के दिन चल रहे थे, सहरी के बाद हम ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मेरा एक ना कज़न रेस्टोरेंट पे काम करता है, तो मैंने ना उसे कॉल की, मैंने कहा यार वो ऐसे ऐसे करके ना हमने आपकी वीडियो बनानी है। तो वो कहता है शान भाई ये क्या होता है, ये कौन सी वीडियो होती है? तब तक फैसलाबाद में ये ट्रेंड ही नहीं था। तो मैंने कहा यार जैसे जैसे हम आपको कहेंगे ना, आप वैसे वैसे कर लेना, लेकिन आपको फायदा ही होगा। कहता चलो ठीक है। अच्छा, मैंने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि मैं अच्छा कैमरा ले लूँ, अच्छा मोबाइल ले लूँ, या मैं अच्छा ये, जो मेरे पास था उस टाइम पे वो 20-25 हज़ार वाला मेरे पास मोबाइल था। तो हमने उसी को उठाया, हम वहाँ पे गए, हमने अपने हिसाब से जो जो शॉर्ट्स लेने थे वो अपने हिसाब से उसको कहा फूड को ऐसे करो ऐसे करो। तो हमने वो सारे शॉर्ट्स लेके हम वापस आए, हमने उसकी स्क्रिप्टिंग की है, स्क्रिप्ट लिख के हमने उसकी एडिटिंग की है। वो पहली वीडियो थी, उसकी एडिटिंग करने में भी हमें 1 दिन लगा था। तो हमने वो एडिट करके वेरी नेक्स्ट डे हमने पोस्ट कर दी, ऐसे ही रैंडम टिकटॉक पे। और टिकटॉक मेरे पास था नहीं, मतलब मैंने डाउनलोड नहीं, मैं देखता नहीं था टिकटॉक। तो मैंने प्रॉपर उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके मैंने टिकटॉक पे पहली वीडियो अपलोड कर दी। अच्छा, अपलोड कर दी वैसे ही नॉर्मल, जैसे हम पहले यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते थे, वही सीन ज़हन में होता है कि यार क्या होगा, बस कर दी, ये 100-200 व्यूज आ जाएंगे बस। हाँ, वो वेरी नेक्स्ट डे उस पे 1.4 मिलियन व्यूज आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। फर्स्ट वीडियो जो 20-25 हजार के कैमरा से मोबाइल से। हाँ जी, जबरदस्त। तो उस पे इतने व्यूज आ गए और हम ओवरनाइट स्टार बन गए। तो लेकिन वो मेरे ख्याल से वो हम ओवरनाइट स्टार नहीं बने, वो पीछे स्ट्रगल है, पीछे 8-10 साल की, कि जो हमने 8-10 साल चीज़ें फेस की हैं। सिंगिंग करियर में 3 साल हम रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वैसे 1-2 बार परफॉर्म भी किया है। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया है उधर एक्टिंग करियर में। अच्छा, ये आपकी पहली वीडियो थी, पहली वीडियो के बाद फिर कौन सी ऐसी असाइनमेंट मिली आपको? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट था या ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसने आपको फिर इस फील्ड में रिकग्निशन दी, बाकायदा तौर पर एक स्टार बनाया? अच्छा, जब हमें पहली वीडियो ही हमारी इतनी सुपर हिट हो गई, तो लेकिन वो इतनी सुपर हिट हो गई थी, लेकिन अभी लोगों ने हमें रिकग्नाइज करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि वो हमने उसमें एक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, वीडियो वायरल करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज हमें आ गई थी। तो उसमें ये था कि हमने फूड को हीरो दिखाया था
और खुद जो मेरे सीन थे वो एंड में थे, और वो भी 1 या 2। वो जो हमारा एक फाइनल डायलॉग होता है चासागी वाला, बस वो था। और उसके अलावा मेरा कोई प्रॉपर सीन नहीं था। वो लोगों ने सिर्फ मेरी वॉइस सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पहचानते थे कि ये कौन है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने फिर 8, 10, 15 वीडियो वैसी रखी कि लोग हमने उसमें फूड डोमिनेंट रखा कि लोग फूड को पहचाने, वीडियो वायरल्स हों, उसके बाद हम आएंगे। तो फिर हमने कोई 10-15 वीडियोस के बाद एक वीडियो बनाई जो थी काला नान वाले की। वो एक था एक नान जो 600 रुपए का मिलता है, फ्राई नान। वो 600 रुपए का मिलता है जी। वो हमने एक वीडियो बनाई, उसमें जो फर्स्ट शॉट थे ना, वो मैंने नान के साथ खुद लिए थे। यानी उसमें जो वीडियो में लगे वो फर्स्ट शॉट मेरे थे। और वो वीडियो के व्यूज कोई ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ऊपर थे, और फेसबुक पे भी 2 मिलियन थे, इंस्टा पे भी मिलियन से ऊपर थे। ऑलमोस्ट कोई उसकी टोटल व्यूवरशिप 6 मिलियन से ऊपर थी। तो वो जब हमने वीडियो अपलोड की, वो जब वीडियो वायरल हुई, तब लोगों ने पहचाना कि अच्छा ये ज़ीशान मकबूल है, ये वो लड़का है वो जो वीडियोस बनाता जो है, बाकायदा फूड व्लॉगर है। फूड व्लॉगर है। वो वाली वीडियो थी जिसने हमें प्रॉपर रिकग्नाइजेशन दी, और वो थी भी यूनिक आइटम। वो मेरे नहीं 600 रुपए का नान, 600 रुपए का फ्राई नान, लिटरली। और आपको इससे भी मजे की बात बताऊं, आपको एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। ये फैसलाबाद में? ये फैसलाबाद में है। अच्छा चलिए, तो आपसे मैं प्रोग्राम के बाद एड्रेस लूंगा। अच्छा, लेकिन एक चीज आपने बताया कि जब पहली मैंने कॉल की तो मुझे आपके हालांकि कजन थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये क्या होता है, किस तरह होता है। तो कोई बाज़ाब्ता फूड व्लॉगर हमारे फैसलाबाद में था भी नहीं, ये तो बिल्कुल एक हकीकत है। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है इंडस्ट्री में आप बाकायदा इन हुए, ये जो आप जिस तरह वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें इख्तियार की, ऐसा क्या टूल्स इख्तियार किया आपने कि बाकायदा फूड व्लॉगिंग आपने स्टार्ट कर दी और इसी को फिर कैरियर बना दिया? असल में या क्या इख्तियार क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या मेजर्स क्या है, क्या चीजें चाहिए? असल में ये है कि देखें, कोई भी चीज़ होती है उसको आगे तक लाने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे साथ सीन ये था कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने एक चीज़ देखी कि इस चीज़ पे हमने काम किया कि जब तक कोई चीज़ चल नहीं रही थी तब हम इतना काम कर रहे थे। जब कोई चल गई है ना, फिर आपको काम डबल कर देना चाहिए। हमने फिर क्या किया, हम इंडस्ट्री में राज बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फिर हमने पहले अगर हम 5 घंटे काम करते थे ना, फिर हमने उसको 15 घंटे पे ले गए, 20 घंटे पे ले गए, 24 घंटे, इवन दैट कि हमने 2 दिन बगैर सोए गुजारे हुए हैं। इतना काम किया हमने एक दिन में 4 शूट किए हैं, हमने एडिट्स किए हैं। हमने पहले शुरू में कोई टीम नहीं थी, सारा काम खुद ही किया है, स्क्रिप्टिंग की है, ये किया, सब कुछ खुद किया है। और मैं ना पहले फेमस लोगों की बड़ी सारी चीज़ें पढ़ता भी था, बुक्स भी मैंने बहुत पढ़ी हैं। शौक था फेमस होने का, और शौक था थोड़ा सक्सेसफुल होने का, नज़र आने का। तो मैं हर उस चीज़ को अडॉप्ट करता था कि जो मैं जतोई साहब से सुनना है कि जतोई साहब की सक्सेस का क्या राज है, वो आपने मुझे एक बता दिया ना, मैंने उसको फॉलो कर लेना। चाहे वो आपने मुझे बता दिया कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, तो मैंने सुबह 3 बजे उठना शुरू कर देना है। तो मुझ में ये था थोड़ा सा कि मैं सुनता था किसी भी सक्सेसफुल बंदे से कि यार ये करता है, तो मैं वो करना शुरू कर देता था। तो मैंने ये सुना हुआ था कि जब आपकी कोई चीज़ चल जाए तब आपने रिलैक्स नहीं होना, तब आपने और अनकंफर्टेबल हो जाना है, तब आपने और हार्ड वर्किंग हो जाना है। फिर हमने नहीं देखा दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, रात के 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, हमने काम किया। हमने लेकिन ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो उसको एक किस्म का वो नहीं, उनका वो स्टैंडर्ड या उनकी वो क्वालिटी या कोई इस तरह का उनका जो वो जिसे कहते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो वो नहीं होंगे। ऐसे काम फिर आपसे करवाए गए होंगे या हुए होंगे? शुरू में ये होता है कि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, या आप इतने मेच्योर नहीं होते उस फील्ड में, आप नए होते हैं। और वैसे भी ये फील्ड ही नहीं थी, और ये फील्ड आज से पहले हमारे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं था जिसको हम फॉलो कर लेते कि वो ये टर्म्स पे काम कर रहा है, ये टर्म्स पे कर रहा है। जब हम आए थे तो मैंने आपको पहले बताया कि हमने रेस्टोरेंट वाले को कहा हमने आपकी वीडियो बनाती है। वो कहता क्या होता है ज़ीशान भाई, यानी लोगों को पता ही नहीं था फैसलाबाद में। हो सकता है बाहर पता हो, लेकिन इधर नहीं पता था।
तो हमने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो शुरू में तो जो काम था वो हमने कर लिया। जैसा स्ट्रीट फूड मिला, ये मिला, बड़ा मिला, छोटा मिला, हर काम किया। लेकिन उससे बहुत ज्यादा हमने सीखा भी, और फिर सीख के और बहुत ज्यादा गलतियां भी की, और हमने लिटरली बहुत गलतियां की। और फिर उन गलतियों से हमने सीख के ये है कि अब हमने काम बहुत नैरो कर दिया। अब हमने काम बहुत उसको फिल्टर लगा दिए और स्टैंडर्डाइज कर दिया है। नहीं, इस वक्त हम एंड में आएंगे। आप मुझे ये जो आपने एक सफर यहाँ तक आपने ऑलमोस्ट पहली दूसरी वीडियो या जिससे आपने कहा कि जिसने मुझे रिकग्निशन दी, कितना अरसा एक आम एंड्रॉइड फोन पर आप काम करते रहे या एक आम से कैमरा के साथ, ये कितना अरसा, कितनी वीडियोस थी जो आपकी इस पर? ये हमने उसी फोन के साथ ऑलमोस्ट 80 वीडियोस बनाई होंगी, और उस पे आज तक हाईएस्ट व्यूज उन्हीं पे हैं। जबरदस्त। और जो आज तक हाईएस्ट व्यूज पे थी 6 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज हैं उसके टिकटॉक पे, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे 2-3 मिलियन, 4 मतलब मिलियन है। काम बिकता है, आपका प्रोफेशन बिकता Yes, है। of ये course, नहीं of course. कि आप जो है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई HD जो है कैमरास हों या इस तरह के कोई आईफोन जिस तरह हम हाँ। लेते हैं कि नहीं भाई आईफोन के अलावा तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज बड़ी हैरान कुन है कि भाई इतनी ज्यादा आपने कहा कि अभी तक उतनी व्यूअरशिप नहीं आई, इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अब आप लेके फिर रहे हैं। हाँ जी, इस वक्त आप एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत सारे लोग, जारी बात है कि जब आपकी वीडियो लगती है तो मेरे जैसा बंदा भी एक किस्म का वो कहता है कि नहीं यार ये ज़ीशान मकबूल ने वीडियो बनाई है, इसमें अब फूड में भी अच्छा होगा, एमजीएस भी अच्छा होगा, और वहाँ पर ये जो कह रहे हैं ये ठीक होगा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कहा, मेरे जैसा आम आदमी चला गया, तो वहाँ पे वो एम्बियंस नहीं है, वहाँ पे वो एक किस्म की मैनेजमेंट नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आप एक किस्म का फिर ये आवाम के साथ जाती नहीं है? किस तरह की वीडियोस आप तो डाल दिया, आपने कह दिया कि जी आए जी ये बहुत अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? देखें, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। इसमें ये है कि पहले जो हम काम करते थे ना, वो ऑलमोस्ट स्ट्रीट फूड पे करते थे। पहले हम सारा काम ऑलमोस्ट स्ट्रीट फूड पे था, बड़े रेस्टोरेंट्स को हम कम टच करते थे, क्योंकि ये भी एक वायरल ट्रिक है कि जो व्यूज आते हैं ना वो रेडी पे आते हैं। वो बड़े रेस्टोरेंट पे व्यूज नहीं आते, वो रेडी पे आते हैं। शुरू में हमें व्यूज चाहिए थे तो वो हमने रेडी से लिए हैं, वो हमने स्ट्रीट फूड से लिए हैं। तो हमने तब काम किया, करते 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 हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि पीछे से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही। जब हमारे तक कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, फिर हमने उस चीज़ को पे वर्किंग स्टार्ट की। तो शुरू में तो ऐसा भी था कि हमने आज किसी की वीडियो लगाई है, और आज वो जो हमने फिर इस चीज़ को देखा कि जो हमें वो दे रहे हैं वो डिफरेंट है, जो बाद में आवाम को दिया जा रहा है वो डिफरेंट है। फिर हमने ऐसे जो केसेस पे गौर करना शुरू किया, फिर हमने ये कि सीक्रेटली दोबारा से जाके उन चीज़ों को ट्राई करना शुरू किया कि यार ये वाकई वो चीज़ जो हमें देते थे वो ये लोगों को भी दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की, आप जैसे लोगों ने हमें कंप्लेंट्स की, तो हमने उसको भी देखा कि यार ये कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं। तो हमने फिर उन चीज़ों को छोड़ दिया, हमने उन रेस्टोरेंट्स को, हमने उन जगहों को हमने बहुत कम कर दिया। अब हमने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने बना लिए कि इस स्टैंडर्ड पे हम काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और दूसरा, इसमें दूसरी चीज़ एक और भी है, वो हम पे ये वाली चीज़ इसलिए लागू नहीं होती कि हमारी ऑडियंस छोटी कैटेगरी से लेके सस्ता खाने वाली कैटेगरी से लेके हाई एलीट क्लास तक है। और अगर हम हर वीडियो हाई एलीट क्लास के लिए बनाएंगे तो छोटी कैटेगरी मिस हो जाएगी। तो वो उनके लिए हम वो इतने इंफॉर्मेटिव नहीं रहेंगे, वो कहेंगे यार ये तो बड़े रेस्टोरेंट की बनाता है। तो वो एक कैटेगरी हो जाएगी, वो हम एक तरह की वीडियोस वाले हो जाएंगे। तो हम अपने आप पे वो लेबल नहीं लगवाना चाहते, इसलिए हम हर तरह की ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उसने हमारी वीडियो देख के ये खुद डिसाइड करना है कि वो ये वाले स्टैंडर्ड का फूड ऑलरेडी खा रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड का फूड ऑलरेडी नहीं खा रहा तो उसको वो वीडियो पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए ना। इसके ऊपर डिफाइन करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ीशान मकबूल साहब, बात हो रही थी आपसे कि जो वीडियो मेरे जैसा बंदा, एक किस्म का कोई भी बंदा
आपकी चला जाता है। आप उसको डिफाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बेहतर नहीं है कि कोई भी आपके अप्रोच करता है आपको, क्योंकि देखिए आप प्रमोट कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कि पायनियर भी हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि आप अच्छा फूड व्लॉगर आप देखिए, हर दूसरा बंदा जिसके पास मोबाइल है वो फूड व्लॉगर बना हुआ है। हर लड़की वो जो मिसाल के तौर पे उसके पास कैमरा है, मोबाइल है, तो उसने कहा कि मैं आज जा रही हूँ जी यहाँ पे, आज देखे जी मैं खाना खा रही हूँ। हर बंदा दूसरा फूड व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप जैसा, क्योंकि आप देखें इंडस्ट्री जो है इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि फैसलाबाद में आप टॉप लीड कर रहे हैं, तो आप जैसा बंदा ये गलती ना करे। ये खास तौर पर इस चीज की कि मैं आज आपकी वीडियो देख के एक जगह पे गया हूँ, मुझे वो रेसिपी या वो खाना या वो एक किस्म का क्वालिटी मुझे वो नहीं मिली, तो इसके लिए आपने अपने ऊपर क्या चेक लगाया? जैसे मैंने पहले आपको बताया जी, अभी हमने बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगा दिए हैं। अभी हम देखते हैं कि कम से कम यार अगले बंदे के पास बैठने को कोई प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादा फैमिली ऑडियंस है। तो हमारी वीडियोस पे जो ज़्यादा फैमिलीज जाती हैं, तो हम अब इस चीज़ को देखते हैं कि यार अगले बंदे के पास ना कम से कम फैमिली के बैठने की प्रॉपर जगह हो। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यार कम से कम उसके कोई अगर 5 में से 3 पॉइंट होने चाहिए उस रेस्टोरेंट के, कम से कम, क्योंकि 5 तो किसी के नहीं हो सकते, एक आधी गलती की गुंजाइश तो होती है, लेकिन कम से कम वो 3 पॉइंट उसके या 3 स्टार उसके होने चाहिए कि फिर हम उसको प्रमोट करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारी फील्ड में ये भी है कि जो डिफरेंट चीज़ें और यूनिक चीज़ें हैं ना, और वो होती स्ट्रीट फूड में। अब बड़े रेस्टोरेंट्स के पास एक फुल फ्लेज मेन्यू होता है और वो एक ही एक्सट्रीम का होता है, यानी उनके पास कुजीन है, 3 ही कुजीन होते हैं, या देसी होगा, फास्ट फूड होगा या कॉन्टिनेंटल होगा। लेकिन उसमें भी उनके पास वही स्पेसिफिक डिशेस होंगी जो दूसरे रेस्टोरेंट से मिल रही होंगी। उसके पास कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। जो नई चीज होती है वो होती स्ट्रीट फूड में। जो अब जैसे मैंने आपको नान का जिक्र किया कि 600 वाला फ्राई नान, मैंने खुद पहली दफा सुना, मैं इसलिए कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जरूर पूछूंगा, मैं देखूंगा कि आखिरकार 600 नान वाले नान में क्या चीज है। हाँ, तो वो ऐसी चीजें जो होती हैं वो होती स्ट्रीट फूड में है। अब ये हमारी थोड़ी मजबूरी भी है कि जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो अगर हमने ऑडियंस को आपको दिखानी है तो उसके लिए हमें स्ट्रीट फूड पे उतरना पड़ेगा। हाँ, ये होता है कि ये हम उसको वीडियो बनाने से पहले मेक श्योर करते हैं कि यार आपके पास अगर ऑडियंस आती है, आवाम आती है, जो आप हमें दे रहे हो वो ही आप लोगों को दो। अच्छा, जो सबसे पहला अब बड़ा रेस्टोरेंट या बड़ा एक किस्म का ब्रांड या बड़ी एक किस्म फूड चेन ऐसी कौन सी थी जिसने आपको एक किस्म का, जारी बात है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्योंकि जारी बात है पेड होता है और इसमें बहुत उनको फायदा भी होता है, जिसका आप एक वीडियो बनाते हैं, तो मेरी इत्तला के मुताबिक अगर एक बंदे की एक सेल जो है वो 5 लाख है, तो वो जब आपकी वीडियो लगती है अगले दिन उसकी 20 लाख सेल होती है। तो जब इतना हैवीली सब कुछ होता है, तो कौन सा ऐसा बड़ा नाम था जिसने ये फूड स्ट्रीट या ये जो पहली आपकी वीडियोस थी सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार आप हमारी वीडियो बनाया? ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे, लेकिन एक ब्रांड है जिसने हमें प्रॉपर समझ लें कि फैसलाबाद का हीरो बनाया, वो है 14 स्ट्रीट। और उस 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा वो उनके जो मैनेजर साहब हैं साकिब साहब, उन्होंने हमें सबसे पहले अप्रोच किया था किसी बड़ी ब्रांड के लिए, ब्रांड के हवाले से। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था, फिर हमने उनके साथ जब काम किया तो फिर आप समझें कि हम स्ट्रीट फूड लेवल से उठ के ऊपर वाले लेवल पे आए। फिर उसके बाद हमें बड़े बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू किया। अब तो ऑलमोस्ट हमने सारे ब्रांड्स कर लिए हैं। जिनको नहीं किया उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो भी हम इंशाल्लाह कर देंगे। अभी फैसलाबाद में तो हर रोज नए से नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, नए से नई फूड चेन्स आ रही हैं, तो इसमें जारी बात है आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी भी है, और वहाँ पे उनकी किचन की जो हाइजीनिक है, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायत हमें मिलती है कि यार यहाँ पे जो है वो किस्म का खाना सही नहीं है, या यहाँ पे ऑयल अच्छा यूज नहीं हो रहा, या फलां चीज़ अच्छी यूज नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को मेक श्योर क्या आप और आपकी पूरी टीम करती है कि यार वहाँ पे कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है तो उसको सबसे पहले श्योर ये करें कि यार हमने वीडियो आपकी तब बनानी है, आप एक चेक या किस्म की शर्त रखें कि यार आपकी वीडियो हम तब बनाएंगे, ठीक है आप हमें एंटरटेन कर रहे हो, हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, किस्म कदारी बात है, आप
काम करते हैं, पूरा पूरा दिन, मुझे पता है आपकी वीडियोस पे 2-2 दिन लगते हैं एक वीडियो शूट पे, तो इतना हैवी पे करते हैं। तो लेकिन ये जो है आपकी क्या टीम फिर उनके साथ ये भी करती है कि भाई आपने ये चीजें देनी है पब्लिक को, कल कला को मेरी जात के ऊपर ये बात ना है कि भाई जिशान मकबूल ने कहा था और हम चले गए, हमारी तबीयत खराब होगी। ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। बेसिकली हमने ये देखा है कि जो नए रेस्टोरेंट आते हैं ऑलमोस्ट 6 महीने तो वो अपनी चीज़ों पे बड़ा काम कर रहे होते हैं। तो प्रमोशन वीडियो हम उनकी करते हैं जब वो ओपनिंग करते हैं, उस टाइम पे उनके पास शेफ भी बड़े अच्छे होते हैं, उनकी हाइजीनिक भी बहुत अच्छी होती है और उनका विजन भी बहुत अच्छा होता है। उनका विजन होता है कि हम ये करेंगे, ये देंगे, हम अच्छा खिलाने आए हैं, सब यही डायलॉग 3 से 6 महीने पीरियड वाले, 6 महीने पीरियड वाले। लेकिन जैसे ही देखें बिजनेस है, जैसे ही बिजनेस में थोड़ा सा मतलब आप देखें कि उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आता है या कुछ आता है, तो वो चीजें चेंज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पहले चिकन जो है वो अच्छे वाला यूज कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं, चीज अच्छी वाली इस्तेमाल कर रहे थे उसको कम कर देते हैं क्वालिटी को। अगर उन्होंने पहले शेफ हायर किया हुआ था अच्छे वाला 2 लाख वाला 1.5 लाख वाला, बाद में वो शेफ लोकल उठा लेते हैं 50,000 वाला, तो वो अपनी चीजों की कॉस्ट को कम करना शुरू कर देते हैं और उसमें फिर वो कंप्रोमाइज करते हैं और फिर वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं। और ये एक जगह पे नहीं हुआ, ये बहुत सारी जगहों पे होता है। और ये अक्सर रेस्टोरेंट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आज हमने जाके खाना खाया तो वेरी वीआईपी, बहुत अच्छा, और हमने उसको प्रमोट कर दिया। उसी रेस्टोरेंट पे हमने 6 महीने बाद जाके खाया, हमें ही पसंद नहीं आया। ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। ऐसे कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी नजर में जिन्होंने अभी तक कितने परसेंटेज है कि उन्होंने आज तक अपना स्टेटस या स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है? ओनली 10%। 90% जो है वो अपने स्टैंडर्ड को लूज कर देते हैं। और एक और हार्श रियलिटी भी ये है कि इस फील्ड में एक्सेल करना भी बड़ा मुश्किल है। इस फील्ड में अपने आप बिजनेस को लेके चलना, क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंटल्स उनको प्रेशर होते हैं, बहुत सारी लेबर की तरफ से प्रेशर होते हैं, बहुत सारी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा इसके जो मैनेजरियल चीज़ें चलती हैं वो बड़ी, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक रेस्टोरेंट वाला समझे कि पूरा डिपार्टमेंट चला रहा होता है। वो एक रेस्टोरेंट वाला उसका जो बिजनेस होता है ना, वो उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसमें वो बजटिंग देख रहा होता है, उसमें वो किचन की चीज़ें देख रहा होता है, उसमें वो मैनेजर लेवल के लोगों को डील कर रहा होता है, लेबर से डील कर रहा होता है, फिर डिपार्टमेंट से डील कर रहा होता है, और फिर वो कस्टमर से डील कर रहा होता है। उसके ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। ये जो बंदा रेस्टोरेंट का काम करता है वो सो नहीं सकता। बल्कि हम इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपने कहा ना कि 10%, तो हम भी इसके ऊपर ना, हमारा या समझ प्राइड ऑफ फैसलाबाद के जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हम इस पे एंट्री ये करने लगे कि हम हर साल एक बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर जो है वो चुनेंगे, उसको दुनिया को या पूरे फैसलाबाद को बताएंगे कि ये क्वालिटी के एतबार से, फूड के, एम्बियंस के, और उसके साथ साथ ये अपने स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज नहीं करते, तो वो बेस्ट हम जरूर इसके ऊपर हम आएंगे। आपकी नज़र में ऐसे कितने रेस्टोरेंट है फैसलाबाद में जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये हमारे ना एक साल सपोज जितना आपको उनके साथ काम करते हो गया, तो कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि यार उनको कहा जा सकता है कि यार ये बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर है? उन जो बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर हैं वो तो आप समझे 1-2% हैं, जिनमें आप समझें कि बहुत कम कंप्लेंट्स आती हैं। देखिए हर रेस्टोरेंट में कंप्लेंट्स आती हैं, कहीं पे ऑफिशियल मतलब जो उनके मामलात हो रहे होते हैं सर्विंग लेवल पे, वहाँ पे कंप्लेन आ जाती है अगर फूड की नहीं आई। कहीं पे सर्विंग लेवल हर चीज़ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, फूड पे कंप्लेन आ जाती है। इवन दैट के ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे वो खुलता है तो रश हो जाता है, और जब बंद होता है तो वो लोगों को कहते हैं कि भाई ख़त्म हो गया। इतना रश भी होता है उस रेस्टोरेंट पे, इतना अच्छा टेस्ट भी होता है, इतनी अच्छी सेल भी है उनकी, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंप्लेन आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ रेस्टोरेंट हैं वो जो इस चीज़ को ऑन करते हैं कि यार कंप्लेन आई है उसको दूर करते हैं, वो 1-2% हैं। इसका मतलब है कि 10-20 रेस्टोरेंट अभी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये हमारे
शहर का बेस्ट जी, रेस्टोरेंट बिल्कुल है, है, एक साल में बिल्कुल। इसकी जो सर्विसेज या इसकी सारी चीजें उसने बेहतर रखी हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जाहिर बात है कि मैं आपकी वीडियो देख के हैरान रह गया कि आपने जैसे कहा ना, मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे सिंगिंग का शौक था, आपने पूरा रूप धारा दिलजीत दोसांझ का। मुझे वो अच्छा लगा कि यार देखिए हमारे फैसलाबाद में इस लेवल पे भी काम तो कर रहा है। चाहे वो देखें, कहते हैं ना, लोग क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, लेकिन एक चीज जो आपकी अच्छी लगी कि वो आपने उसमें पूरे का पूरा एक रिथमेटिक स्टाइल से आपने उसको परफॉर्म भी किया और पूरी की पूरी चीज को अच्छे तरीके से बयान किया। ये कैसे आइडिया है कि यार एक बिल्कुल जिद्दत के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जो प्रमोट करना, क्योंकि देखिए हम डिमोट तो किसी को भी, हम एक मिनट में नेगेटिविटी हमारे अंदर फैली हुई है, ऐसे ही। हम हर चीज को नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस तरह से प्रमोट करने का स्टाइल और एक नया तरीका कहाँ से आया है? बहुत देर से ना हम ये देखते हैं कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि अब तो लोग उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और कहते हैं हम फूड ब्लॉगर बन गए हैं। तो जब हम आए थे तब भी बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे इस फील्ड में, बाहर में इधर काम कर रहे थे। हमने देखा कि यार हम इस फील्ड में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, हम लोगों से डिफरेंट कैसे नजर आएंगे। अगर तो सेम चीज लोग कर रहे हैं हम भी वही करी जाएंगे तो आप हमें रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं। अब ये तो वही सिंपल, वो जो करते हैं वो बताते हैं, ऐसे बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ये तो वही है। हमने क्या किया, हमने हर कुछ अरसा के बाद हमने चीजों में इनोवेशन लाई। जैसे कि हमने शुरू में सादी वीडियोस बनाते थे, सिंपल फूड दिखाते थे, फिर हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता खुद को लाना शुरू किया। फिर हमने इंटरटेनिंग डायलॉग्स डालने शुरू किए उसके अंदर, ताकि लोग थोड़ा साथ साथ इंटरटेनिंग हो, बट इन अ फैमिली वे, पॉजिटिव अच्छे वाले। तो फिर हमने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी ट्रेंडिंग चीजों के डायलॉग उसमें डालने शुरू किए। फिर हमने देखा कि अब इसको भी लोगों ने कॉपी कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने स्टाइल चेंज कर दिए खाने के, इवन दैट के हमने लेट के खाना शुरू कर दिया वीडियोस के अंदर। तो थोड़ा एंटरटेनिंग रखने के लिए उसको कि यार थोड़ा डिफरेंट नजर आए। देख के ना एक दफा मुंह में पानी आता है कि यार ये क्या चीज है, हम भी खाएं ना। कि आप उसको, वो देखिए ना, ये चीज है, कहते हैं ना, जब आपका प्रमोशनल माइंड होगा, जब आप इस लेवल पे थिंक कर रहे होंगे कि यार मैंने इस ब्रांड को या इस प्रोडक्ट को उठाना है, तो वो टूल्स आपको लाजमी, आपके आइडियाज आने चाहिए, तो वो आइडियाज आप में पाए जाते हैं, जो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो दिलजीत दोसांझ वाली मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्टाइल किसने आपको आइडिया दिया कि यार ये वाला स्टाइल करें? वो ऐसे हुआ कि एक किसी ने हमें अप्रोच किया कि हमारी वीडियो बना दें ब्रांड की, कपड़ों की। तो मेरे साथ उस्ताद जी होते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो हम ऐसे बैठे उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार हमने इनकी वीडियो बनानी है, इनको प्रमोट करना है, लेकिन हम इनको इन्हीं के तरीके से प्रमोट करेंगे। जैसे अभी हम नॉर्मल, हम टी शर्ट पहनी होती है, शर्ट पहनी होती है, तो हम जा रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि यार इनकी वीडियो है कपड़ों के ब्रांड की, तो हम इनको प्रमोट करेंगे, तो हम पैंट शर्ट शलवार कमीज पहनेंगे, तो हम इनको इन्हीं के स्टाइल में प्रमोट करेंगे। तो मेरे साथ उस्ताद जी हैं, तो वो कहते कि यार इसको हम अकेला शलवार कमीज नहीं पहनेंगे, साथ हम इसको ना फुल देसी टच दे देंगे। हम इसमें वो पग कुल्ला भी पहनेंगे, नीचे से वो भी पहनेंगे और खुस्सा भी। तो मैंने सोचा कि यार ये देसी लुक तो सारे ही बनाते हैं, तो हम इसमें इनोवेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हर वक्त होता है कि हम ना थोड़ा सा डिफरेंट करें ताकि नजर आए, थोड़ा डिफरेंट करते रहे। तो फिर मैंने ऐसे ही मैं वीडियोस देख रहा था, वो दिलजीत दोसांझ की वीडियो मेरे सामने आई, तो उसका गेटअप मेरे ज़हन में आ गया। मैंने कहा लो भाई यही गेटअप बनाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसी तरह की वो पग डिजाइन कराई, उसी तरह का सूट सिलवाया, फिर उसी तरह के शूज ढूंढे, वो बड़ी मुश्किल से मिले। तो फिर हमने वो घड़ी भी जैसे उसने लगाई होती है वही वाली वॉच, वही वाला स्टाइल। फिर 2-3 दिन मैंने उसकी पंजाबी की प्रैक्टिस भी की, वो भी हमने प्रैक्टिस की कि यार मुझे थोड़ा सा उसकी तरह बोलना भी आना चाहिए ना। तो क्योंकि पंजाबी जो हम बोलते हैं वो और तरह की है, जो प्रेजेंट की जाती है वो और तरह की है। अगर हम उसी लहजे में जैसे हम पंजाबी में बात करते हैं तो वो और है। तो अगर हमने उसको डायलॉग की सूरत में करना है तो हमें थोड़ा सा उसको प्रोफेशनल लेके जाना पड़ता है। तो दूसरा ये था कि मैंने ओवरऑल जो काम किया ना वो सारा उर्दू में है।
तो अगर मैं उसको डायरेक्ट उर्दू से अपने पंजाबी लहजे पे आ जाऊंगा ना, तो लोग शायद उसको इरिटेट हों या पसंद ना करें, एब्जॉर्ब ना कर सके। तो हमने उसको उस डायलॉग्स को, चीजों को ऐसे रखा कि लोगों को फील ही ना हो कि ये उर्दू बोल रहा है कि पंजाबी बोल रहा है। तो हमने उस वीडियो की शूट जो है ना जी, वो ऑलमोस्ट कोई 12-13 घंटे शूट चला है उसका, और उसके बाद 2-3 दिन लगे ऑलमोस्ट उसको एडिट होने में, और उसका बजट भी अच्छा खासा है। और उस वीडियो पे ऑलमोस्ट हमने 1 लाख का बजट खर्च किया हुआ है। वो एक वीडियो पे इतना बजट लगा, अब देखने में तो लगता है कि ये वैसी चीजें बन रही वैसे इतने पैसे ले रहे हैं, ये नहीं पता कि लग कितने रहे हैं। मतलब वो सिंगल वीडियो का बजट 1 लाख है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने इतने बजट की वीडियो बनाई है। हाँ जी, जो मेकिंग है उस पे पूरा बजट लगा है। अब दिलजीत दोसांझ बनना तो आसान है, लेकिन पैसे लगाना बड़ा मुश्किल है। नो डाउट। अच्छा, ये जारी बात है, आपने जैसे जिक्र किया कि आपके आइडियाज जो हैं आपके साथ एक आपके उस्ताद होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करके दिली खुशी हुई और आपने फील किया कि नहीं आज मुझसे अच्छा काम हुआ है? किसी ऐसे कौन सा रेस्टोरेंट है या कौन सी ऐसी कोई फूड है जिसको आपने फिर उसके बाद उसका वो कैरियर जो है एक किस्म का यकदम ऐसे उसका वो होटल या उसका रेस्टोरेंट या उसका वो जो खाना था वो बूम कर गया, वो कौन सा? ऐसे तो बहुत सारे हैं जी, एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि अभी हम प्रमोशनल कंटेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं ज़्यादा, तो लेकिन अभी भी कोई वाकई माजूर हो, कोई बंदा मजबूर हो, अपना काम शुरू करना चाह रहा हो, वो मुझे कहे कि शान भाई मैंने काम शुरू करना है, मैंने ऐसे करना है, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं और उसकी वीडियो भी बनाते हैं ताकि वो अपने काम को एक्सेल कर सके। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। और इसके अलावा जो फीमेल्स हैं खुसूसन, हम उनके लिए बहुत काम करते हैं और उनके लिए फ्री एंड फेयर काम करते हैं। और जितनी फीमेल्स हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया होगा कि हमने ये फूड इंडस्ट्री में आना है, यहाँ पे ठेला लगाना है, यहाँ पे काम करना है, ये रेस्टोरेंट बनाना है, तो हमने उनको हर तरह से सपोर्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट किया और खुद जाके उनकी वीडियोस बनाई हैं, खुद उनको प्रमोट किया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और ये मैं ऑडियंस का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया है और उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये जो वे ऑफ टाकी की आपका जो डिलीवरी है, किस्म की डायलॉग डिलीवरी या बाकी चीज़ें, वो आप जैसे बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे हट के है, तो वो आपको लगता नहीं कि आर्टिफिशियल है, या आप समझते हैं कि नहीं वो मेरा स्टाइल वो ज़्यादा बेहतर है? वो अपने स्टाइल के हवाले से क्या कहेंगे? उसमें ये है कि देखें वो हल्का सा उसमें मजाक का टच भी होता है। उसमें ये है कि वो देखें वो सारी चीज़ जो होती है ना, वो हम एक पूरी प्रोफेशनल वीडियो बना रहे होते हैं, तो उसमें वो सारी स्क्रिप्टिंग होती है। वो उस रेस्टोरेंट के हवाले से, उस वीडियो के हवाले से वो सारी स्क्रिप्टिंग होती है जो कि हमारे स्क्रिप्ट राइटर करते हैं। तो उसको जब बोला जाता है, जब भी आप किसी देखें, हम ये रॉ टॉक कर रहे हैं ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ऐसे आप मुझे लिख के कोई चीज दे देंगे, जब मैं उसको फ्लो में पढ़ूंगा तो वो और स्टाइल में आएगी। तो इसलिए वो आप थोड़ा फील होता है कि यार वो जो आप वीडियोस में वॉइस आ रही है आपकी, वो डिफरेंट आती है, ऐसे बात करने से और आती है। तो इसलिए वो फील होता है कि वो स्क्रिप्टेड होता है, ये हम जो बात करेंगे रॉ बात करेंगे। अब उसी स्टाइल में मुझे जाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट चाहिए होंगे कि मैं पहले उसको स्क्रिप्ट को रीड करूं, उसका वो पूरा ज़ेन बनाऊं कि यार मैंने ऐसे बोलना है, फिर मैं बोल सकता हूं। अगर आप मुझे ऐसे ही बैठे बोलें कि वैसे बोल के दिखाएं तो मैं नहीं बोल सकता। आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे आपकी व्लॉगिंग, जो फूड व्लॉगिंग इंडस्ट्री में मिलते हैं, जो जिद्दत के साथ, इनोवेशन के साथ और एक नए से नए आइडियाज के साथ काम करते हैं। तो क्या फैसलाबाद की हद तक रहेंगे या फैसलाबाद से बाहर भी इस इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे? इंशाल्लाह हमारे जो वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें हम ऑलमोस्ट पंजाब को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे। और हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के साथ हम चाहते हैं कि एक तो ये फील्ड भी प्रमोट हो, और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम आए हैं, हमने पीछे बहुत स्ट्रगल किए इन चीज़ों में आने के लिए। ये तो हमें सोशल मीडिया मिल गया, मीडियम आसान हो गया, पहुंच गए हम, वरना टीवी तक आने के लिए, बिलबोर्ड्स पे आने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत पैसा लगता है। वो बहुत पैसे लगते हैं और मेहनत भी बहुत लगती है, और आपको रास्ता ही नहीं मिलता कि आपने जाना किधर से है। रास्ता दिया भी नहीं जाता और बल्कि रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती। बहुत बहुत ऐसे है। और ये सबसे आसान काम हो गया कि मोबाइल उठाया, वीडियो लगाई,
वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। हाँ जी। तो हमने फिर इस फील्ड में आके हमने जो सीखा है, मैं चाहता हूँ कि हम इसमें इतनी इनोवेशन ला दें कि कम से कम लोगों को उधर तक पहुँचने में 5 साल लगें। हम इतना काम करना चाहते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर जाएं इस फील्ड में कि कम से कम फूड ब्लॉगिंग में हमारा नाम हो। और इसके अलावा अगर जो टच जो क्वालिटीज अल्लाह ने हमें दी है, एक्टिंग वाली, सिंगिंग वाली, वो वाली, हम मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी एनर्जीज लगा दूँ उसमें, और किसी भी फील्ड की जो चीज़ है वो इसमें यूज़ हो सकती है तो मैं इसमें यूज कर दूं। और हम इसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जो अभी देखें बहुत सारे लोग आ गए ये वाले स्टाइल को हमारे को कॉपी करते हैं, हम अनकरीब ये स्टाइल भी चेंज कर देंगे। हम हर 2-3 माह के बाद कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। तो अब हमने इस स्टाइल के साथ कुछ 2-2.5 साल गुजार लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट ला रहे हैं उसमें हम पहले पंजाब सीरीज करेंगे सारी, उसके बाद हम पाकिस्तान लेवल पे करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली भी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। बहुत पॉजिटिव इंसान है ज़ीशान मकबूल साहब। आपसे मिलके, आप सब प्रोग्राम करके भी खुशी हुई, क्योंकि आप कहते हैं कि जो बंदा प्रमोशंस पे लग जाता है अल्लाह ताला उसको खुद प्रमोट करना शुरू कर देता है। आप की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने प्रमोशंस के शोबे को चुना है। नो डाउट इसमें देखिए, जब आप किसी की वीडियो या किसी का काम कर रहे हैं तो उससे उसको फायदा भी पहुंच रहा है और बेतहाशा। तो अगर वो फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मेरे ख्याल में यही एक बेहतर रास्ता भी यही है रिज़्क़ हलाल कमाने का। जाते जाते प्रोग्राम में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कौन सा विजन है जो आपके ज़हन में है, जो आप चाहते हैं कि यार ऐसा हो, या आपके ज़हन में कोई ऐसी ख्वाहिश खास तौर पर फूड इंडस्ट्री को लेकर? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें हमने फेस की हैं वो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता जाऊँ यंग जनरेशन को या आने वाले बच्चों को, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बेरोज़गारी है। हर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, हर यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी के बाद लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, कॉलेज के बाद कितना स्ट्रगल करते हैं, और उसके अलावा हमारे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। तो अगर हम मेरे हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लगी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस फील्ड में आए और इस फील्ड में आके काम करें और अपना अच्छा सरवाइव करें। लेकिन ये है कि इस फील्ड में आके आपको ड्रीमर होना पड़ेगा। आपको बड़े बड़े ड्रीम्स देखने पड़ेंगे अगर आपने इस फील्ड में एक्सेल करना है। मैं चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है ना वो बड़े बड़े ख्वाब देखे, क्योंकि जो बंदा ख्वाब देखता है ना वो एक दिन वहां पे पहुंच ही जाता है। ये मेरा ईमान है। तो अगर आप किसी चीज को देख सकते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि वहां तक पहुंच सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आपको आप बड़े बड़े टारगेट्स बनाएं, इतने बड़े टारगेट्स बनाएं कि आपको खुद यकीन आए कि मैं ये कर सकता हूँ, किसी को तो क्या आना है। और फिर उसके बाद लोग बातें करेंगे, इस चीज से डरना छोड़ दें आप कि लोग क्या बातें करेंगे। लोगों का काम है बातें करना। आप कुछ पॉजिटिव कर लो तब भी करना है, नेगेटिव कर लो तब भी करना है। लेकिन एक चीज इधर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी लोगों में ना जल्दी बहुत है लोगों को। तो इस चीज से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करें, जल्दी पे ना आए, थोड़ा सब्र रखें और पॉजिटिव काम करें। आप देखें हर फील्ड में 2 रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और नेगेटिव वाला जरा थोड़ा जल्दी होता है, उधर स्पीड तेज होती है। तो अगर आप, लेकिन उसका रिवर्स भी उतना ही तेज होता है। उसका रिवर्स भी उतना ही तेज होता है। लेकिन ये कुछ लोग चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी वायरल हो जाएं, जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। ये नहीं सोचते कि यार मैं आप बताऊं कि कोई बंदा मेरे ख्याल से एकदम वायरल नहीं होना चाहिए। उसको समझ नहीं होती करना क्या है, वो फिर ऐसे 2-3 ब्लंड कर देता है कि उसकी पॉपुलैरिटी खराब हो जाती है, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाता है। हमने बहुत सारी अब आप और हम सोशल मीडिया पे रोज खबरें सुनते हैं। बड़े बड़े नाम्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो टिकटॉक की है, इंस्टा की है, सोशल मीडिया की है। 1 मिनट में उनका नाम खराब हो जाता है। एक वीडियो लीक होती है, एक वीडियो वायरल होती है, इतनी सालों की मेहनत उनकी एक दिन में खराब हो जाती है। तो सोशल मीडिया पे आके इसमें बहुत जल्दी ट्राई ना करें आप वायरल होने की। अल्लाह की तरफ से हो जाए तो वो और बात है, वो अल्लाह आपको जिस मुकाम पे ले जाना चाहे आप चले जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करें,
ग्रेजुअली बढ़ना शुरू करें। यकदम आप आज ये ना देखें कि आज जतोई साहब इस मुकाम पे पहुंच गए, आज दिशान मकबूल बन गया तो मैं कल कोई बन जाऊंगा। शायद इसके पीछे आपको वो रास्ता चुनना होगा जो आप चुन कर आए। हाँ जी, वो जितनी मेहनत हमने स्ट्रगल मेहनत की है हर फील्ड में, मेरे ख्याल से पहले मैं जब स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मैं सोचता था कि यार ये दिन कब आएगा, ये कैसे होगा, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आती है कि मैं जिधर जिधर गया हूँ उधर उधर से अल्लाह ने मुझे सिखाया है, सिखा के पॉलिश करके मुझे यहाँ पे बिठाया है। आज यही वजह कि आप अपनी इंडस्ट्री में इस वक्त नो डाउट नंबर 1 पोजीशन पर हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे थे ज़ीशान मकबूल बहुत अच्छे प्रमोटर हैं और ख़ास तौर पर इनकी सबसे अच्छी बात ये, जब भी किसी फूड ब्रांड की ये कोई भी उसकी जो प्रमोशन करते हैं तो वहाँ पर जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ अगर वो ये शख्स जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो उसकी जो एक किस्म का जो प्रॉफिट वैल्यू वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ें जो किसी भी कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उस इंडस्ट्री से जो प्रमोशन से जुड़े लोग हैं उनकी कदर भी होनी चाहिए। जिस तरह ज़ीशान मकबूल काम कर रहे हैं और जिस जिद्दत के साथ, जिस नएपन के साथ और नई से नई इनोवेशन के साथ, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो फूड इंडस्ट्री है मजीद फले फूलेगी और इनकी जिसे कहते हैं कि जो कोशिशें हैं या इनकी जो एक डेडिकेशन या डिवोशन है वो भी हमेशा याद रखी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।